गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जो डेली 7:30 बजे आपके अपने चैनल सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। तो आप इसको पढ़िए। परीक्षा के ऊपर ही आधारित है। जो परीक्षा आने वाली है एसएससी की आगे की, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं और आपके लिए दिया जाता है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज का। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीएल कैरियर एकेडमी के इस चैनल पे। आज हमारा पहला प्रश्न होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभ्यास से है, और आप देखिए यहाँ पे कोप जो है ना इंडिया अभ्यास के बारे में है। कोप इंडिया अभ्यास, प्रश्न इस पर क्या बना है देखिए। भारत और अमेरिका की वायुसेना, ये वायुसेना का अभ्यास है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका की वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है भारत के पश्चिम बंगाल के, है ना, कलाई कुंडा में किया जा रहा है। तो प्रश्न इसमें यह बना है कि इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन होगा। पर्यवेक्षक जो हो इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेट। ऑब्जर्वर देश कौन सा होगा। पर्यवेक्षक राष्ट्र का मतलब होता है इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। तो भारत अमेरिका की, ये देखिए ध्यान रखिएगा, वायुसेना का 10 से 21 अप्रैल तक क्या होगा, कोप इंडिया का एक अभ्यास आयोजन किया जाएगा, है ना। तो यहां पे समझ में आ गया कि भारत और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं कोप इंडिया का। इसमें ऑब्जर्वर राष्ट्र जो होगा वो होगा जापान। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। इसमें ऑब्जर्वर राष्ट्र होगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो कोप इंडिया जो अभ्यास होगा ये होगा भारत में पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर होगा। कलाई कुंडा एयरबेस पर आयोजित होगा। कलाई कुंडा एयरबेस पर आयोजित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये प्रश्न होगा कि ये कहां होगा, तो ये भी प्रश्न हो जाएगा। भारत में होगा, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर होगा। कोप इंडिया का आयोजन 10 से 21 अप्रैल के बीच ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। इनकी वायुसेना का अभ्यास है, और ऑब्जर्वर राष्ट्र जो है इसका जापान है। जापान का जो राजधानी है वो टोक्यो है। जो पिछला ओलंपिक जो 2020 का जो 2021 में हुआ, यही हुआ टोक्यो, यहाँ की टोक्यो राजधानी है। यहाँ के पीएम कौन है, फुमियो कसीदा या इसका सही होगा किशिदा। और जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथा जर्मनी और पांचवा भारत, है ना। तो जापान ध्यान रखिएगा, जापान पूर्वी एशिया का देश है। सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश, क्योंकि पूरब में पड़ता है और सबसे पहले सूर्योदय यही माना जाता है कि यहाँ होगा सूर्योदय का देश जापान। जापान तकनीक के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है ना। जापानी मुद्रा का नाम है येन। यहाँ की मुद्रा का नाम है येन, याद रखिएगा। जापानी मुद्रा का नाम है येन। तो ये सारी बात याद रखिएगा। कोप इंडिया अभ्यास के बारे में याद रखिएगा। हो रहा है शुरू जो है होगा 10 से 11 अप्रैल के बीच। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपना पहला रक्षा सहयोग समझौता, भारत और किस देश ने, देखो भारत और कोई एक देश है जिसने अपना पहला रक्षा सहयोग समझौता किया है। मतलब भारत तो और देशों के साथ करते रहता है, लेकिन भारत का उस देश के साथ पहली बार रक्षा समझौता हो रहा है। ये कौन सा देश है, इस देश का नाम है रोमानिया। बी सही जवाब हो जाएगा, रोमानिया इसका सही जवाब होगा। रोमानिया और भारत के बीच पहली बार रक्षा समझौता किया जा रहा है, याद रखिएगा। भारत और रोमानिया के बीच पहली बार रक्षा समझौता। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने, है ना, यह समझौता नई दिल्ली में हुआ। यह समझौता नई दिल्ली में हुआ। भारत के रक्षा सचिव कौन है, भारत के रक्षा सचिव जो हैं, रक्षा सचिव गिरिधर
अरमने और रोमानियाई रक्षा सचिव के बीच समझौता हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर किया गया, यह बात याद रखिएगा। तो भारत और रोमानिया के बीच पहला रक्षा सहयोग समझौता हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा। रोमानिया के बीच रोमानिया ने सिंगरेनी मध्य प्रदेश में है, ताप विद्युत संयंत्र, मैंगलोर प्लेट प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और हैदराबाद ट्रैक्टर प्लांट के लिए अपनी तकनीकी जानकारी भी साझा किया है ना। तो ये जो समझौता होगा, साइबर रक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षा, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य चिकित्सा, रक्षा नीति और सैन्य क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग के लिए अपना रक्षा समझौता कर रहे हैं भारत और रोमानिया। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस देश ने आफेक 13 नाम से एक जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जासूसी सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जासूसी सैटेलाइट जो है आफेक 13 नाम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। इसका सही जवाब है इजराइल, बिल्कुल सही जवाब होगा। इजराइल ने आफेक 13 नाम से एक जासूसी सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में छोड़ा है ना। और ये देखिए ऑफेक ये इसका नाम होगा, OFEK, ऑफेक नाम से एक जासूसी सैटेलाइट इजराइल के द्वारा छोड़ा गया है। याद रख लीजिएगा, ये पूछा भी जा सकता है ऑफेक 13 किस देश का है, किस प्रकार का सैटेलाइट है। मार्च के लास्ट में सफलतापूर्वक ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उनकी उन्नत क्षमता के लिए इजरायली सेना एवं उसकी खुफिया एजेंसियों को इजरायली सेना और उनकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी साझा करेगा। जानकारी साझा करना मतलब शेयर करेगा, साझा करेगा, जिससे वो क्या कर सके, हर समय अलर्ट रह सके और अपने आगे के प्रोग्राम और तैयारियों को हमेशा क्षमतावान रख सकें। ओपेक 13 उपग्रह एक सिंथेटिक अपार्चर रडार है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, इजराइल के द्वारा। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तीसरी बार बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिएगा, इजराइल के पीएम है और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत देश है। इजराइल है तो बहुत छोटा सा, इजिप्ट से निकलकर बना हुआ है ये। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन, छोटा भी कहा जा सकता है लेकिन इसका पूरा नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया, किरण नादर को सम्मानित किया गया है। किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पिछले सालों में जब भी हुआ है पूछा गया है, ये याद रखिएगा। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो एक भारतीय किरण नादर को दिया गया है। शशि थरूर को भी ये प्राप्त हो चुका है और नीता अंबानी की एक समधन है, उनको भी पिछले बार उन्हीं को दिया गया था। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किरण नादर को दिया गया है। इसको इंग्लिश में बोलता है शेवेलियर डीला लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है फ्रांसीसी भाषा में, शेवेलियन डीला लीजन ऑफ ऑनर। हिंदी में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। म्यूजियम ऑफ आर्ट की चेयरपर्सन है किरण नादर जो है, ये म्यूजियम ऑफ
आर्ट की ऑनर हैं, म्यूजियम ऑफ आर्ट की ऑनर है किरण नादर। संस्कृति उत्सव बेंजोर इंडिया 2022 के हिस्से के रूप में एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया था किरण नादर के द्वारा इस म्यूजियम ऑफ आर्ट का। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, बेंजोर इंडिया 2022 का आयोजन भारत और फ्रांस ने किया था। बेंजोर इंडिया 2022 का आयोजन भारत और फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। यह भी पूछे ना, बेंजोर इंडिया भारत और फ्रांस के द्वारा एक प्रदर्शनी था, उसी में म्यूजियम ऑफ आर्ट की भी प्रदर्शनी लगाई गई और जिसके कारण इनकी बेहतर सांस्कृतिक क्षमता दोनों देशों में ये डेवलप करने के लिए ये ऑनर जो है फ्रांस की सरकार ने किरण नादर को दिया है। ये याद रखिएगा, इस शिव नाडर फाउंडेशन की भी हिस्सेदारी किरण नादर के पास है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किरण नादर को फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसे दिया गया है। ये याद रखेंगे। बेंजोर इंडिया 2022 का आयोजन भी भारत और फ्रांस ने मिलकर किया। तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब यहां पर देखेंगे, एक तो बड़े राज्यों में और एक छोटे राज्यों में। बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है, छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो बड़े राज्यों में जो शीर्ष पर है वो है कर्नाटक। बड़े राज्यों में शीर्ष पर इसका हो जाएगा डी, कर्नाटक। क्योंकि इसमें बड़ा और छोटा राज्य नहीं लिखा है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर है सिक्किम। सिक्किम का नाम इसमें नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगर हम देखें बड़े राज्यों में शीर्ष पर, बड़े राज्यों में शीर्ष, पहले कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक 1 नंबर पर है। 18 राज्यों को लिखा गया है, बड़े राज्यों में रखा गया 18 राज्यों के। सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जस्टिस इस रिपोर्ट में बहुत खराब स्थिति बताई गई है। जस्टिस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति बताई गई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। कर्नाटक 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर हासिल की है कर्नाटक राज्य ने। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो 18 राज्य हैं, 18 राज्य ऐसे हैं जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं वो बड़े राज्य कहे गए हैं, उनसे कम वाले को छोटा कहा गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक 1 नंबर पर है और उसके बाद तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु थर्ड पर तेलंगाना, तीसरे पर तेलंगाना है, चौथे पर गुजरात और आंध्र प्रदेश 5वें पर है। चौथा गुजरात, 5वां आंध्र प्रदेश। जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में 5 राज्य शीर्ष पर हैं। उत्तर प्रदेश अंतिम 18वें स्थान पर। 18वें उत्तर प्रदेश, हालत खराब है इनकी। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। जस्टिस रिपोर्ट के बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है और सबसे ज्यादा आबादी इसी में है। छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है सिक्किम, छोटे राज्यों में शीर्ष पर। यह भी लिख लेंगे आप लोग, छोटे राज्यों में शीर्ष। पहले नंबर पर हो जाएगा सिक्किम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, पहले पर सिक्किम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे और चौथे नंबर पर भी लिख लीजिए त्रिपुरा,
तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा छोटे राज्यों में 3 सबसे शीर्ष राज्य हैं, बड़े राज्यों में 5 सबसे शीर्ष राज्य हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। जस्टिस रिपोर्ट क्या है? तो जस्टिस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा चला है? जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। टाटा ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है, शुरू किया गया है। 2021 में पहली बार किया गया था, सॉरी 2019 में, फिर उसके बाद 2021, फिर 2022, 20 में नहीं आया, तो 3 ही अब तक हुआ है। 2019 में शुरू किया गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इनके द्वारा शुरू किया गया है। पहली रैंकिंग नवंबर 2019 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में न्याय वितरण के 4 स्तंभ पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के आंकड़े आधारित है। पुलिस, न्यायपालिका, जेल, ये 4 स्तंभ है जिस पर तैयार किया जाता है। पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानून व्यवस्था, इन 4 के आधार पर ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि किस राज्य में इसकी क्या स्थिति है और कौन सबसे बढ़िया काम कर रहा है। उसी के आधार पर इसको जो है रैंकिंग दी जाती है। ध्यान रखिएगा, पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के आधार पर ही यह किया जाता है। बिहार के किस चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग मिला है। सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर आप विजिट करेंगे, इसका पूरा लिस्ट मिलेगा आपको। हाल ही में किस चावल को जीआई टैग मिला है? एक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक चावल है जिसको जीआई टैग मिला है और उसका नाम है मिर्चा चावल। बी सही जवाब हो जाएगा। चिली राइस है ना, तो चिली इसको नहीं कहते, इसको मिर्चा ही लिखते हैं, MIRCHA है ना। मिर्चा चावल को जीआई टैग पहले से कतरनी चावल को मिल चुका है, कतरनी चावल को मिल चुका है। और ये मिर्चा चावल जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले, पश्चिमी चंपारण जिले का उत्पाद है। बहुत ही एक सुगंधित चावल है और अपनी खुशबू और अपने न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है मिर्चा चावल। इसको पहले ही मिल चुका है, पहले ही मिल चुका है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। काला नमक चावल जिसको बुद्धा चावल भी कहते हैं, बुद्धा चावल भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, खास करके सिद्धार्थनगर जिले में उत्पादित होता है ना। इसीलिए चूंकि ये बुद्धा चावल कहते हैं, सिद्धार्थ के नाम पर ही है, तो काला नमक चावल बहुत ही प्रसिद्ध चावल है भारत में और इसको बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। तभी जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उत्पादित होता है, अपने खुशबू, अपने पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। अगर जीआई टैग के बारे में, बिहार में जो है लगभग 6 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। सूची में भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना शामिल हो चुका है। पहले ही ये सब शामिल हो चुका है इस सूची में। जर्दालू आम ये पहले हो चुका है। कतरनी चावल जो कि ऑप्शन में भी है, कतरनी चावल को पहले ही मिल चुका है। शाही लीची, ये मुजफ्फरपुर लीची के लिए बड़ा फेमस है, शाही लीची। मगही पान वर्ल्ड फेमस है ये, मगही पान। मिथिला मखाना इसको मिल चुका है, याद रखिएगा। जर्दालू आम भागलपुर में
और पश्चिमी चंपारण जिले में ये काफ़ी फेमस है। कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना को दिया जा चुका है। ये जो जीआई टैग दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 1999 में इसके लिए कानून बना था, है ना। इन वस्तुओं के संरक्षण के लिए 1999 में अधिनियम बना, जीआई टैग अधिनियम बना था। और ये कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल के लिए वैध होता है। किसी भी उत्पाद को जब जीआई टैग दिया जाता है तो 10 साल के लिए वैध होता है। 10 साल बाद इसको विस्तारित भी किया जा सकता है, लेकिन 10 साल बाद अगर उसकी वही क्वालिटी रही तो आगे विस्तार भी दिया जाएगा, लेकिन ये 10 साल तक वैलिड रहता है। और ये जो भी जीआई टैग होता है उसको एक भौगोलिक क्षेत्र में विशेष गुणों के कारण और प्रसिद्धि के कारण ही दिया जाता है। जीआई टैग पहली बार 2004 में दिए गए। 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग चाय को। अभी कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय जीआई टैग दिया गया है। कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो यूरोप में है उसके द्वारा जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मिर्चा चावल बिहार का चावल जिसको जीआई टैग मिला। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा ने कब पास किया है? पॉलिटी से करंट अफेयर्स है। एक है कंपटीशन जो आयोग में जो एक विधेयक है उसमें कुछ सुधार के लिए विधेयक पेश किया गया। 2022 में पेश किया गया था, लेकिन किसी कारणों की वजह से नहीं हो पाया था। दोबारा 2023 में पेश किया गया था, जनवरी में। तो राज्यसभा ने इसको कब पारित किया? तो राज्यसभा ने इसको पारित किया 3 अप्रैल 2023 को। 3 अप्रैल 2023 को इसको पारित कर दिया। अब चूंकि लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, दोनों का पारित करने के बाद अब यह कानून बनने के लिए तैयार हो गया है ना। 3 अप्रैल को प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई। अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों के साथ संगत होने के लिए 2 दशक पुराने 2002 के विरोधात्मक कानून को क्या करना है? आधुनिकीकृत करने के लिए संशोधन किया गया है। 2022 में पेश किया गया था, लेकिन उसकी समीक्षा के लिए संदर्भित नहीं किया जा सका। नए विधेयक के तहत 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण के लिए इससे क्या करना होगा? प्रतिस्पर्धा आयोग से पूछना होगा। नए नियम क्या है? नए कानून में 2000 करोड़ रुपए के विलय के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से, प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंपनी विलय होती है, कोई भी इस तरीके का आप मर्ज करना चाहते हैं, अगर 2000 करोड़ रुपए से या उससे ज्यादा का है तो आपको प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी लेकर ही करेंगे, इसके बिना मंजूरी के नहीं कर पाएंगे। और भी इसमें बहुत सारी बातें इस तरीके से हैं प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक में। और यह समग्र सीमा 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया। संयोजन का आकलन 210 से घटाकर 150 दिन कर दिया गया है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स संगठन की, महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है सुधा शिव कुमार। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुधा शिव कुमार इज द राइट आंसर। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष सुधा शिव कुमार 40वें अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की गई हैं। 40वें अध्यक्षा हैं, 40वें अध्यक्षा हैं। फिक्की महिला संगठन की 40वें अध्यक्षा हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के एक विभाग के रूप में 1983 में स्थापित किया गया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को 1983 में स्थापित किया गया है ना। फिक्की, है ना, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को 1983 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और 18 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका हेड ऑफिस जो है वो है नई दिल्ली में।
और इसकी क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं 18 हैं। 18 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इससे। यह भारत में उद्योग और वाणिज्य के लिए शीर्ष निकाय है जो महिलाओं के एक ऑल इंडिया संगठन के रूप में स्थापित करता है। इसके साथ ही अजय सिंह को एसोचैम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अजय सिंह को एसोचैम का अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, अजय सिंह को एसोचैम का अध्यक्ष, एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भी एक प्रश्न बनेगा, नियुक्त किया गया है। एसोचैम, एसोचैम का नया अध्यक्ष है अजय सिंह, तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और 40वें अध्यक्ष बनी है फिक्की महिला संगठन की सुधा शिव कुमार। फिनो पेमेंट बैंक ने किसके साथ डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है? डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए जो पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक है, इसने राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने राजस्थान रॉयल्स, सी सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल टीम है ना, आरआर बोलते हैं, आरआर, राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग के साथी के रूप में आरआर के साथ समझौता अर्थात राजस्थान रॉयल्स के समझौता किया है, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग को क्या किया जा सके? बढ़ावा मिल सके। आईपीएल की 10 टीमों में राजस्थान रॉयल्स टीम है, और राजस्थान रॉयल्स जो है आईपीएल की पहली टीम जो है, पहली बार इसने जो है आईपीएल, पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता, जिसके कप्तान थे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई, शेन वॉर्न थे, है ना। तो राजस्थान रॉयल्स और फिनो पेमेंट बैंक, जैसे पहला पेमेंट बैंक भारत का कौन सा है? एयरटेल, दूसरा पेटीएम, तीसरा इंडिया पोस्ट और चौथा फिनो पेमेंट बैंक। ये जो पेमेंट बैंक है, छोटे छोटे बैंकिंग सिस्टम है जो आरबीआई के द्वारा इनको क्या किया जाता है? परमिशन मिला रहता है, और लगभग 1 लाख रुपए के जमा और निकासी की राशि स्वीकार कर सकते हैं। अब आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया है, 3 से 5 लाख रुपए कर दिया है। तो ये फिनो पेमेंट बैंक जो है भारत में छोटे बैंकिंग सेवा और साथ करके हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए एक पहल है, और इसकी भी मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देता है। तो इसने क्या किया है? राजस्थान रॉयल्स के साथ समझौता किया है। आर्थिक सहयोग के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश किस देश के साथ समझौता किया है? भारत में आर्थिक क्षेत्र की बढ़ोतरी और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक प्रतिबद्धता जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश को अगले 5 सालों में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है। तो उसने सिंगापुर के साथ क्या किया? समझौता किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग, इकोनॉमी में सहयोग के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है, जिसके कि भारत में उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सके और अगले 5 सालों में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। भारत की इकोनॉमी पूरे 2.5-3 ट्रिलियन की है, जिनमें से 1 ट्रिलियन खुद बनने के कगार पर इसने अपने आप को नोटिफाई किया है। तो इसने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। का सही जवाब हो जाएगा सी, सिंगापुर के साथ समझौता। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आर्थिक सहयोग के लिए। इससे 2-3 प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया? सिंगापुर। या उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर के साथ किस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो आर्थिक क्षेत्र के लिए। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी, बड़ी आसान सा है, और दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 देश है, पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये सबको पता होगा। यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम को बताने की जरूरत भी नहीं है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, लेकिन अभी दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया। दूध उत्पादन में दूसरा स्थान, पहला स्थान राजस्थान का है। दूध उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान है, राजस्थान ने पिछाड़ दिया। और भारत के कुल दूध उत्पादन में 14.94 या 93, इतना भी लिख सकते हैं, प्रतिशत का योगदान देता है। यह भी याद रखिएगा। गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है, चावल में दूसरा स्थान है। ये सारी बातें, पान के उत्पादन में पहला, आंवले में भी पहला, आलू के उत्पादन में भी पहला स्थान है ना। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सबसे ज्यादा डाकघर
की जो ब्रांचेज हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है डाकघर की ब्रांचेज। तो ये सारी बातें याद रखिएगा और इस तरीके के प्रश्न पढ़िए और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कर फिर मिलेंगे हम इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।